अगर आपने कभी डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय किया है और फिर भी पे आउट मिस हो गया तो प्रॉब्लम स्टॉक में नहीं टाइमिंग में थी, और इसीलिए ही हम आपके लिए डिविडेंड नोटिफिकेशन वाले स्टॉक्स लेकर आते हैं। सी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग का सबसे अंडररेटेड पार्ट ये है कि आपको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल डेडलाइन क्या है। लोग रिकॉर्ड डेट देखते हैं लेकिन डिसीजन एक्स डेट डिसाइड करता है। सिंपल समझ लो, रिकॉर्ड डेट पर कंपनी चेक करती है कि शेयर होल्डर कौन है, लेकिन आप उस लिस्ट में तभी आते हो जब आपने स्टॉक एक्स डिविडेंड डेट से पहले बाय किया हो। अगर आप एक्स डेट के दिन या उसके बाद एंट्री लेते हो तो आप टेक्निकली शेयर होल्डर हो, लेकिन डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। अब एक और टर्म समझते हैं, डिविडेंड यील्ड। अगर स्टॉक ₹200 का है और ₹5 डिविडेंड दे रहा है तो आपका यील्ड 2.5% बनता है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि करंट प्राइस पर आपको बिजनेस से एक्चुअल कैश रिटर्न कितना मिल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन। तो इसी लेंस के साथ आज हम दो ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जहां डिविडेंड सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अंडरलाइंग बिजनेस उसको सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, कंसिस्टेंट पे आउट्स और क्लियरली डिफाइंड एक्स डेट्स जहां टाइमिंग मैटर करेगी। और जो भी प्राइस हम डिस्कस करेंगे वो मार्केट आवर्स 29 अप्रैल 2026 के एज पर लिए गए हैं ताकि एनालिसिस करंट कॉन्टेक्स्ट में हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 3 डिविडेंड्स इन मई 2026। एलेंटस बेक इंडिया लिमिटेड। अगर आप पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिक मोटर या ट्रांसफॉर्मर्स को फर्दर ब्रेक डाउन करो तो अंदर जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है वो होता है इंसुलेशन, और इसी लेयर पर क्वाइटली काम करता है एलेंटस बेक इंडिया लिमिटेड। हाल ही में इस कंपनी ने ₹7.5 पर शेयर का डिविडेंड प्रपोज किया है और करंट मार्केट प्राइस पर इसका डिविडेंड यील्ड रफली 0.08% के आसपास है। इसकी एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट 5 मई 2026 रखी गई है। पिछले 70 सालों से ये कंपनी एक ही चीज सॉल्व कर रही है, कैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को सेफ, ड्यूरेबल और एफिशिएंट बनाया जाए। पुणे से ऑपरेट करते हुए और जर्मनी की अल्टाना एजी ग्रुप का पार्ट होते हुए कंपनी एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का स्केल और ग्लोबल टेक्नोलॉजी का एज एक साथ मिलता है। अब इनका कोर पोर्टफोलियो देखें तो इसमें है वायर इनामल्स जो कॉपर वेंडिंग्स को कोट करते हैं, रेजिन्स और वैनिशर्स जो इंसुलेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, फ्लेक्सिबल इंसुलेशन मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स और स्पेशलिटी कोटिंग। सिंपल लैंग्वेज में ये वो मटेरियल्स बनाते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को हीट, वोल्टेज और टाइम के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। और डिमांड भी रैंडम नहीं है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है सेक्टर्स से जहां इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, ईवीज, पावर जनरेशन, विंड एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जितना ज्यादा वर्ल्ड इलेक्ट्रीफाई करेगी उतना ज्यादा नीड होगी रिलायबल इंसुलेशन की। तो सरफेस पे शायद आपको ये नीश केमिकल कंपनी लग सकती है, लेकिन एक्चुअली ये एक हिडन अनैबलर है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का। रेवेन्यू इस साल 13.27% ग्रो हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 11% का एक्सपेंशन आया ऑन ईयर बेसिस। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ समझनी है कि एलेंटस बेक इंडिया लिमिटेड अल्टाना एजी का पार्ट होने की वजह से कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, तो इसको पीयर्स के साथ कंपेयर करते वक्त टाइमिंग का एडजस्टमेंट जरूरी है। ऑपरेशनल साइड पर काफी रेलेवेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। कंपनी गुजरात के भरूच, तालुका वज्रा में एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है, जिसके लिए अप्रूवल्स प्रोसेस ऑनगोइंग है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को एक्सपैंड और रीअलाइन करना ताकि इंडिया में फ्यूचर डिमांड को एफिशिएंटली कैप्चर किया जा सके। दूसरी तरफ वन रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रेजिन और टेप्स बिजनेस के एसेट एक्वायर करने के बाद कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और टेक्नोलॉजी डेप्थ दोनों इम्प्रूव हुआ है। ये इंटीग्रेशन अब लार्जली कंप्लीट हो चुका है और रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी को R&D एंड ऑपरेशंस में अब्सॉर्ब किया जा रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सेगमेंट्स में हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और पिंपरी प्लांट पर नए प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही डिमांड साइड पर भी नए पॉकेट्स ओपन हो रहे हैं। डेटा सेंटर्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और सस्टेनेबल मटेरियल्स जैसे एरियाज में इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज के साथ
नेचुरली फिट बैठती है। हालांकि करंट ईयर 2025 के दौरान कुछ की रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में शार्प और सडन इंक्रीज देखने को मिला और कुछ केसेस में अवेलेबिलिटी भी टाइट हो गई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर पर आता है और अगर टाइमली पास थ्रू ना हो तो मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं। साथ ही सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के रिस्क प्रोडक्शन कंटिन्यूटी को भी अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली जब इनपुट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं और अल्टरनेट सोर्सिंग इजी नहीं होती। ये आइसोलेटेड इशू नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन वॉलेटिलिटी का पार्ट है, जहां प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी दोनों अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, स्पेशली अगर हम करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें। रियल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एक स्ट्रक्चरल रिस्क है जो अर्निंग्स विजिबिलिटी और मार्जिन स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी ने ₹270 पर शेयर का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, जिसका एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट 7 मई 2026 है। करंट मार्केट प्राइस पर डिविडेंड यील्ड लगभग 2.8% बनता है। बेसिकली ये कंपनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां कोर फोकस मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स पर होता है, उनके लिए सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में वर्ल्ड लीडर है। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने ₹265 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और बॉटम लाइन में भी 30% ईयर ऑन ईयर का जंप देखने को मिला है। ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग है क्योंकि ₹1,871 करोड़ प्रोडक्ट्स बिजनेस से आए, जो 21% ग्रो हुआ, जबकि सर्विस बिजनेस ₹194 करोड़ पर है विद 11% ग्रोथ। ये मिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट्स टिपिकली हायर मार्जिन और स्टिकी होते हैं कंपेयर्ड टू सर्विसेज, तो ग्रोथ का टिल्ट प्रोडक्ट साइड पर रहना प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट करता है। प्लस मैनेजमेंट कमेंट्री से एक चीज क्लियर निकल कर आती है कि एआई उनके लिए सिर्फ एक फ्यूचर नहीं है, बल्कि बिजनेस एनाबलेंट का कोर लेयर बन रहा है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड अपने क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन में एआई को इंटीग्रेट कर रहा है अक्रॉस पेमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और लेंडिंग, जिससे क्लाइंट के लिए डिसीजन मेकिंग फास्टर और मोर डेटा ड्रिवन हो रहा है। इंटरनल साइड पर भी इम्पैक्ट विजिबल है। एआई लेड टूल्स डेवलपमेंट साइकिल को कंप्रेस कर रहे हैं, टीम्स को लीन बना रहे हैं और ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। इसका मतलब ये है कि सेम स्केल का आउटपुट अब लोअर रिसोर्सेज और फास्टर टाइमलाइंस के साथ अचीव हो रहा है और इसका इम्पैक्ट हमने उनके मार्जिन्स में भी देखने को मिल रहा है, जो लेटेस्ट क्वार्टर में 42% से 51% तक एक्सपैंड हुआ है। लेकिन फिर भी सेक्टर लेवल पर अभी भी पिक्चर थोड़ी धुंधली है। बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज स्पेस में फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी इंक्रीज हुई है। क्लाइंट एक्सपेक्टेशन शिफ्ट हो रहे हैं और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी टाइटन हो रहे हैं। प्लस देयर इज अ लूमिंग एआई थ्रेट एज वेल। ये कॉम्बिनेशन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को टफर बना देता है कंपेयर टू जो मार्केट ने साल के स्टार्ट में अज्यूम किया था। इसका रिफ्लेक्शन एस्टिमेट्स में भी दिख रहा है। एनालिस्ट इस सेगमेंट के लिए अर्निंग एक्सपेक्टेशन डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड भी इस ट्रेंड से इंसुलेटेड नहीं है। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से इसका मतलब सिंपल है, ग्रोथ और मार्जिन असम्पशंस को थोड़े कंजर्वेटिव लेंस से देखना पड़ेगा जब तक सेक्टर स्टेबिलिटी वापस क्लियरली विजिबल नहीं होती। फाइनली अब बात करते हैं केएसबी के बारे में। केएसबी लिमिटेड ने ₹4.4 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो करंट मार्केट प्राइस पर रफली 0.44% के आसपास का डिविडेंड यील्ड देता है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट 8 में रखी गई है। केएसबी लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल पंप्स और वाल्व्स प्लेयर है, जो एनर्जी, वाटर, केमिकल्स, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स को केटर करता है। इंडिया में 13 to 14% मार्केट शेयर और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 800 ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ ये एक एस्टैब्लिश पोजीशनिंग होल्ड करता है, सेम एज एलेंटिस बैंक। केएसबी का अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है, तो आप कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को करंट ईयर 2025 लेंस से देखें
तो सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स समझना जरूरी है। करंट ईयर 2025 में KSB लिमिटेड ने स्टेडी परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जहां रेवेन्यू ₹2695 करोड़ तक पहुंच गया विद कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ओवर द इयर्स। EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई, सपोर्टेड बाय बेटर प्रोडक्ट मिक्स आफ्टर मार्केट कंट्रीब्यूशन। लेकिन ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रही ऑन द टॉप लाइन, largely because planned nuclear orders execution delay हुए, जो अब करंट ईयर 2026 ऑनवर्ड्स रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। लेटेस्ट प्रेजेंटेशन के हिसाब से डोमेस्टिक ऑर्डर इनटेक में 48% स्टैंडर्ड पंप्स का कंट्रीब्यूशन है, 19% इंजीनियर्ड पंप्स, 15% सर्विसेज और 18% वाल्व्स। ये मिक्स क्लियरली बताता है कि बेस बिजनेस स्टेबल है और हाई मार्जिन स्टैंडर्ड और सर्विसेज से आता है, जबकि इंजीनियर सेगमेंट स्केल देता है लेकिन साइक्लिकलिटी कैरी करता है। अब ऑर्डर बुक पर आते हैं, जो करंट ईयर 2025 स्टोरी का कोर ड्राइवर है। मैनेजमेंट ने क्लियरली हाईलाइट किया है कि टोटल ऑर्डर ऑन हैंड ₹2584 करोड़ के आसपास है और स्पेसिफिकली एक्स न्यूक्लियर ऑर्डर बुक में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है, जो ₹960 करोड़ से बढ़कर ₹1300 करोड़ के रेंज में आ गया है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नियर टर्म एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी देता है। साथ ही न्यूक्लियर सेगमेंट एक अलग लेयर ऐड करता है। मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से एक एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर ऑर्डर बुक और पाइपलाइन नेक्स्ट 2 से 3 साल तक रेवेन्यू कन्वर्जन ड्राइव करेगी विद एग्जीक्यूशन विंडो करंट ईयर 2026 टू 2028। इसका मतलब ये है कि हेडलाइन ऑर्डर बुक के पीछे एक स्टैगर्ड रेवेन्यू विजिबिलिटी है, इमीडिएट नहीं। ग्रोथ ड्राइवर्स भी करंट ईयर 2026 में काफी क्लियरली इमर्ज हो रहे हैं। एनर्जी सेगमेंट स्पेशली थर्मल और न्यूक्लियर एक मेजर ड्राइवर है। वाटर और वेस्ट वाटर सेगमेंट स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दे रहा है, जहां प्रोडक्ट एक्सपेंशन के बाद पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फायर फाइटिंग जैसे सेगमेंट्स भी इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट शिफ्ट ये है कि रीसेंट ग्रोथ का लार्ज पार्ट न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सेगमेंट से आ रहा है, जैसे सोलर, वाटर और फायर फाइटिंग। सोलर बिजनेस करंट ईयर 2024 में ₹245 करोड़ था और करंट ईयर 2025 में ₹300 करोड़ प्लस टारगेट की डायरेक्शन में है। तो जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रेंथ काफी क्लियरली इमर्ज हो रहे हैं। बिजनेस में एसेंशियली 3 चीजें स्टैंड आउट करती है। पहला, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स जो साइक्लिकलिटी को पार्शियली अब्सॉर्ब करता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो नियर टू मीडियम टर्म विजिबिलिटी देता है। तीसरा, पेरेंट सपोर्ट जो हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट्स में जैसे न्यूक्लियर में पार्टिसिपेशन अलाउ करता है, लेकिन रिस्क इक्वली इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, एग्जीक्यूशन टाइमिंग रिस्क। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है करंट ईयर 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड रहा क्योंकि न्यूक्लियर ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन डिले हुआ, जो करंट ईयर 2026 में शिफ्ट हुआ। इसका मतलब ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी रेवेन्यू टाइमिंग अनसर्टेनिटी हो सकता है। दूसरा, रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी। स्टील और कास्टिंग इनपुट्स कॉस्ट का मेजर पार्ट है और प्राइस इंक्रीज के पास थ्रू पॉसिबल है, लेकिन लैग के साथ, जो मार्जिन्स को टेम्परली इम्पैक्ट करता है। तीसरा, कंपटीशन। स्टैंडर्ड सेगमेंट में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अग्रेसिवली प्राइसिंग करते हैं और इंजीनियर्ड सेगमेंट में लार्ज प्लेयर्स के साथ बिडिंग प्रेशर रहता है। 3 अलग बिजनेसेस, 3 अलग सेक्टर्स, लेकिन एक कॉमन थ्रेड क्लियरली दिख रहा है। एलेंटिस बेक इंडिया एक नीश केमिकल प्लेयर है जहां डिमांड इलेक्ट्रिफिकेशन और एनर्जी ट्रांजिशन से लिंक है। ग्रोथ स्टेडी है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और डिविडेंड यहाँ कैश जनरेशन का रिफ्लेक्शन है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और हाई मार्जिन्स प्रोडक्ट्स बिजनेस डिविडेंड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सेक्टर लेवल प्रेशर और एस्टिमेट कट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और KSB एक इंडस्ट्रियल प्ले है जहां ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइमिंग और कैपेक्स साइकिल का इम्पैक्ट अर्निंग्स पर डायरेक्टली दिखता है। तो अगर आप डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये तीनों कंपनीज एक इम्पोर्टेंट इंसाइट्स देती है। डिविडेंड तब स्टेबल होता है जब अंडरलाइंग बिजनेस प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो जनरेट करे। जहां कैश फ्लो स्टेबल है वहां पे आउट कंफर्टेबल है। जहां ग्रोथ और एग्जीक्यूशन अनइवन है वहां डिविडेंड को अर्निंग के साथ इवैल्यूएट करना जरूरी हो जाता है। एंड में टेक अवे सिंपल है, डिविडेंड को आइसोलेटेड मत देखो। बिजनेस की क्वालिटी, कैश फ्लो विजिबिलिटी और सेक्टर डायनामिक्स समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.